अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 5 का आगाज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इस चैप्टर में हम देखना चाहते हैं कि एक एटम के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं और फिर ये कि वो पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर हुए और फिर ये कि उन पार्टिकल्स की एटम में अरेंजमेंट क्या है, कौन सा पार्टिकल किस जगह पे लाई करता है। तो हम जानते हैं कि एटम्स के जो बेसिक 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए हमने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आज हम उसी की डिटेल को डिस्कस करेंगे। चलिए आए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज बुक में इसने पैरेंथेसिस में इसके साथ कैथोड रेज भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। देखिए बेटा इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले सबसे पहले आपने समझना है कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है, आपके सामने मैंने ड्रॉ की है। इसके अंदर हमने 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, मेटल की रॉड्स लगाई। ठीक है, एक रॉड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरे टर्मिनल को हमने बैटरी के दूसरे इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। आई रिपीट, शीशे की ट्यूब है और इसके अंदर 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स को हमने एक वोल्टेज सोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसको हम नाम दे देंगे कैथोड का। और जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, इस इलेक्ट्रोड को हम नाम दे देंगे एनोड का। ठीक है जी। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड ट्यूब है और उस साइड ट्यूब के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है एक वैक्यूम पंप। बेटा वैक्यूम पंप का मकसद क्या होता है? प्रेशर को एडजस्ट करना। इसकी मदद से हम प्रेशर को कम कर सकते हैं, ट्यूब के अंदर प्रेशर को मिनिमाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। ठीक है जी। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब की कंस्ट्रक्शन है। मैं दोबारा से जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं और एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ उनको कनेक्ट किया गया है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम करंट गुजारना चाहते हैं, किसके अंदर से? बेटा एयर के अंदर से या वेपर्स में से या गैस में से। किसी सब्सटेंस के वेपर भरे जा सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, या एयर फिल की जा सकती है, या कोई भी गैस फिल की जा सकती है। हाइड्रोजन गैस आप फिल कर सकते हो, हीलियम गैस फिल कर सकते हो, एनी गैस आप इसके अंदर कोई भी गैस फिल कर सकते हो। ठीक है जी। बेटा उसके बाद अब इस एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म कैसे करना है, तो हमने अभी तक कंस्ट्रक्शन की बात कर ली कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब हमने एक्सपेरिमेंट करना है। तो सबसे पहले बेटा आपने इसके अंदर फिल कर लेनी है एक गैस। उस गैस को फिल करके आपने इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करना है और स्विच ऑन कर देना है। ठीक है, आप देखोगे कि अगर अंदर डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर हाई रहे, नॉर्मल प्रेशर रहे, जैसे 1 atm प्रेशर होता है, तो इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगा, चाहे आप जितना मर्जी वोल्टेज अप्लाई कर लो। इवन अगर आप 5000 वोल्ट्स तक भी चले जाते हो, ठीक है, तो भी गैस के अंदर से करंट नहीं गुजरेगा अगर प्रेशर होगा हाई। हाई प्रेशर पे एयर की जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो एयर के अंदर से या गैस के अंदर से हाई प्रेशर पे बिल्कुल भी करंट नहीं गुजरता, चाहे आप वोल्टेज को ले जाएं 5000 तक। ठीक है, लेकिन अगर अंदर के प्रेशर को रिड्यूस किया जाए तो फिर उस गैस के अंदर से करंट जो है वो पास कर सकता है। ठीक है, तो हम वैक्यूम पंप की मदद से अंदर का प्रेशर रिड्यूस करते हैं। जैसे ही हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो करंट गुजरना शुरू हो जाता है और हमें गैस की इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नजर आती है फ्लोरेसेंस। हमें इसके अंदर एक ग्लो नजर आता है, एक लाइट पैदा होती हुई नजर आती है। मैं रिपीट करता हूं, गैस को फिल किया और करंट गुजारने की कोशिश की हाई प्रेशर पे, तो करंट नहीं गुजरा।
ठीक है। फिर हमने वैक्यूम पंप की मदद से अंदर का प्रेशर रिड्यूस किया और वोल्टेज भी बढ़ाया, कितना कर दिया 5000 टू 10,000 वोल्ट। तो फिर हमने देखा कि करंट गुजरना शुरू हो गया और करंट गुजरने के साथ साथ हमें क्या नजर आ रही है, हमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ग्लो नजर आ रही है, हमें इसके अंदर फ्लोरेसेंस नजर आ रही है, लाइट निकलती हुई नजर आ रही है। ठीक है जी, ये लाइट का निकलना या ये जो फ्लोरेसेंस है ये शो करता है कि अब करंट गुजरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेशर को फर्दर रिड्यूस करना है और उसको आपने ले आना है कहां तक, 0.01 टोर तक आपने इसको रिड्यूस कर देना है। ठीक है जी, और फिर क्या होगा, आप देखोगे कि ग्लो जो हो रहा था पहले ओरिजिनली, वो ग्लो डिसअपीयर हो जाएगा और कुछ रेडिएंट रेज निकलेंगी, कुछ चमकती हुई ग्लोइंग रेज निकलेंगी जो कैथोड से ट्रेवल करती हुई किस तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है बेटा, मैं रिपीट करता हूं कि जब प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाएगा अप टू 0.01 टॉर, ठीक है, तो फ्लोरेसेंस जो पहले नजर आ रहा था वो डिसअपीयर हो जाएगा और कैथोड से कुछ चमकती हुई शुआएं निकलेंगी जो किस तरफ मूव करेंगी, एनोड की तरफ। इन रेस को हमने नाम दिया है कैथोड रेस, इनको हमने नाम दिया है कैथोड रेस का। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि हमने प्रेशर को रिड्यूस किया था 0.01 टॉर, ठीक है, और वोल्टेज को हमने बढ़ाया था कहां तक, 5000 से लेके 10,000 वोल्ट तक। इस रेंज में तो बहुत सारे वोल्टेजेस जाहिर है लाए करते हैं, तो ओरिजिनली कितना वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होगा कैथोड रेस को प्रोड्यूस करने के लिए, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, दो फैक्टर्स के ऊपर। एक तो कि आपने कौन सी गैस यूज की है, और नंबर 2 बेटा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ कितनी है। हर गैस से कैथोड रेस पैदा करने के लिए वोल्टेज जो है वो सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी, वो गैस की नेचर पे डिपेंड करती है और डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ पे डिपेंड करती है। ऑलराइट जी, यहां तक बात क्लियर है। चलें अब आगे बढ़ते हैं जी बच्चों। अब हमने इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो रेज हैं क्या इनके ऊपर कोई चार्ज है। ठीक है, तो ये चार्ज की प्रेजेंस के लिए जे पेरेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने इन रेस को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो करने की कोशिश की है। कैथोड रेज जब पैदा होती हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती हैं, लेकिन जैसे इनको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो इनका रास्ता जो है वो बेंड हो जाता है और ये चली जाती है सीधा पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जाके स्ट्राइक करती हैं। बेटा याद रहे कि अगर किसी चार्ज्ड पार्टिकल को या चार्ज रेज को गुजारा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से तो मैग्नेटिक फील्ड उनके रास्ते को बेंड कर देगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हुए उसका रास्ता डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका रास्ता तब्दील हो जाएगा, वो सीधे रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये डिफ्लेक्शन शो करती है कि वो पार्टिकल क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद अगर आपने ये देखना हो कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चार्ज की नेचर क्या है, तो उसके लिए आप इन्हीं रेस को गुजारोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। जैसे ये रेस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेंगी कैथोड रेस तो ये मुड़ जाएंगी पॉइंट नंबर 2 की तरफ जो पॉजिटिव प्लेट वाली साइड है। बेटा इन रेस का पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ना ये इंडिकेट करता है कि इन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इन रेस का मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि इन रेस के ऊपर चार्ज है और इन रेस का इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ना ये इंडिकेट करता है कि इन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हम कन्विंस हो गए कि इनके ऊपर चार्ज है और कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स जीन्स थॉमसन, जे थॉमसन उसको कहते हैं। उसने क्या किया
कि उसने इन दोनों फील्ड्स को एट द सेम टाइम अप्लाई किया। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इन रेस को भेज रहा था पॉइंट नंबर 3 पे अपवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेस को मोड़ रहा था एट पॉइंट 2 डाउनवर्ड्स। ठीक है, अगर इन दोनों फील्ड्स की स्ट्रेंथ को इक्वलाइज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि रेज जो है वो सीधी गुजर जाएंगी, वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से जे थॉमसन ने कैथोड रेस की चार्ज टू मैस रेशो मालूम की। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इक्वलाइज करके जे थॉमसन ने कैथोड रेस की चार्ज टू मैस रेशो डिटरमिन कर ली। ठीक है, तो यहां तक हमने ये देख लिया है कि ये रेस जो है चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, और हमने इनकी चार्ज टू मैस रेशो भी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है जी, साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड से गुजारने वाला एक्सपेरिमेंट किया है जे पैरेन ने, और इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा है जे थॉमसन ने, और ई और एम भी किसने कैलकुलेट की है? जे थॉमसन ने। ठीक है, अब हम इसकी इन रेस की दूसरी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, और वो ये है कि ये रेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ये कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलरली निकलती है, बिल्कुल सीधी लाइन में निकलती हैं। हम ये कैसे साबित करेंगे कि ये रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं? बेटा कोई भी रेस, इवन लाइट की जो रेस हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये कैसे प्रूफ होगा? बेटा अगर किसी रेडिएशन के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं कर सकती, जिससे रेस पास नहीं कर सकती, उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट को रेस के रास्ते में रखें और उसका शैडो बन जाए, तो पक्की बात है कि रेडिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो हमने यही किया कि कैथोड रेस के सोर्स के सामने हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हमने क्या देखा कि उसका शैडो बन रहा है। तो शैडो से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि ये रेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है जी, उसके बाद हमने इनकी तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करनी है, दैट इज फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस की मदद से हम कैथोड रेस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। कैथोड रेस जब किसी मटेरियल से टकराती हैं, स्पेशली जब वो टकराती हैं डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ। डिस्चार्ज ट्यूब आपको पता है किससे बनी हुई है? ग्लास से बनी हुई है, सिलिका ग्लास से बनी हुई है। जैसे ही कैथोड रेस ग्लास पे पड़ती हैं तो ग्लास में से लाइट निकलती है, ग्रीनिश लाइट निकलती है। ग्रीनिश लाइट का निकलना ये शो करता है कि ग्लास के साथ कौन स्ट्राइक किया है? कैथोड रेस स्ट्राइक की। कैथोड रेस जब डिस्चार्ज ट्यूब के साथ स्ट्राइक करती हैं तो फ्लोरेसेंस होती है। किस कलर की लाइट एमिट होती है? ग्रीन कलर की लाइट एमिट होती है। अगर ये रेस, कैथोड रेस, एल्यूमिना के साथ स्ट्राइक करें जाकर तो लाइट निकलती है रेड इन कलर। और अगर ये टिन स्टोन के साथ जाके स्ट्राइक करें, टिन स्टोन एक मिनरल है, कैथोड रेस को इसके ऊपर फेंकेंगे तो इसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाएगी येलो। तो डिस्चार्ज ट्यूब से लाइट निकल रही थी ग्रीन, एल्यूमिना से लाइट निकलेगी रेड, और टिन स्टोन के साथ लाइट निकलेगी येलो ऑफ कोर्स। और ये और भी एलिमेंट्स के साथ, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स जो होती हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो जमीन के क्रस्ट में कम पाए जाते हैं, उनकी मिनरल्स के साथ भी कैथोड रेस जो है वो फ्लोरेसेंस पैदा कर सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि हम ये साबित करेंगे कि ये रेज जो है बेसिकली ये रेज नहीं है, ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये रेज एक्चुअली मटेरियल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मैटर के, जिनका मैस है। ठीक है, मैस भी है और डेफिनेट वेलोसिटी भी है। कैसे साबित किया जाएगा? देखिए बेटा, अगर कैथोड रेस के रास्ते में हम एक छोटा सा पैडल व्हील रख दें, ठीक है, एक लाइट सा पैडल व्हील रख दें, तो जैसे ही कैथोड रेस उस पैडल व्हील के साथ टकराएंगी तो वो रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये पैडल व्हील की मोशन शो करती है कि इन रेस ने अपना मोमेंटम उस पैडल व्हील को ट्रांसफर किया है। ठीक है, रेज का मोमेंटम, याद करें मोमेंटम क्या होता है? मैस इनटू वेलोसिटी। यानी ये रेज एक्चुअली किससे बनी हुई है? पार्टिकल से, जिनका मैस भी है, वेलोसिटी भी है, तभी तो उनका मोमेंटम है। और उन्होंने अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया पैडल व्हील को,
तो उसने रोटेट करना शुरू कर दिया। जी आगे बढ़ते हुए इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। हमेशा याद रखें कि अगर एक टारगेट मेटल जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो उसके साथ जब हाई एनर्जी वाली कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी तो उस एलिमेंट से निकलेंगी कैथोड रेज। मैं रिपीट करता हूं, अगर कैथोड रेज के रास्ते में कोई एलिमेंट रख दिया जाए, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर हाई है, तो ये कैथोड रेज उस एलिमेंट से स्ट्राइक करके एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। एक्स रेज की डिटेल्स आगे जाके इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक्स रेज एक्चुअली होती क्या है। अच्छा, उसके बाद अगर इन रेज को किसी मटेरियल के ऊपर फेंका जाए तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसकी मिसाल उसने दी है कि अगर कनकेव लेंस की मदद से कैथोड रेज को किसी प्लैटिनम मेटल के टारगेट के ऊपर फोकस किया जाए तो प्लैटिनम मेटल ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। उसका ये ग्लो करना बता रहा है कि उसको हीट एनर्जी जो है वो मिली है। कहां से मिली है? उसको एनर्जी मिली है कैथोड रेज से। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हमने देखना है कि क्या मैटर के आर पार जाने की सलाहियत कैथोड रेज की ज्यादा है या कम है। तो भाई ये मेटल की एक थिन फॉइल से तो गुजर सकती हैं, लेकिन थिक फॉइल में से नहीं गुजर सकती। कैथोड रेज की पेनिट्रेशन जो है वो लो होती है, पेनिट्रेशन लो होती है। थिन फॉइल में से गुजर सकती हैं, थिक फॉइल में से नहीं गुजर सकती। पेनिट्रेशन लो है। और फर्दर ये कि अगर ये एयर में से या किसी गैस में से गुजरेंगी तो उसको आयोनाइज कर सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी पॉजिटिव आयन में ये कैथोड रेज एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, तो वो आयन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की एब्जॉर्प्शन को रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड एक कंपाउंड है, उसमें सिल्वर आयंस होते हैं, इसका कोई कलर नहीं है, व्हाइट पाउडर होता है, लेकिन जैसे ही इसमें से कैथोड रेज गुजरती हैं तो इसके अंदर से सिल्वर एटम्स अलग हो जाते हैं और सरफेस पे एक सिल्वर लेयर बन जाती है। तो बेसिकली यहां पर एक केमिकल चेंज आया है, और क्या चेंज आया है कि सिल्वर आयंस की रिडक्शन हो गई है। कैथोड रेज एक केमिकल चेंज का बाइस बन सकती हैं बिकॉज दे हैव अ रिड्यूसिंग इफेक्ट। तो बच्चों ये है कैथोड रेज की चंद चीदा प्रॉपर्टीज, ये हमने डिटेल से डिस्कस कर ली है। और बच्चों आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज टू मास रेशो के इक्वल होती है, तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि कैथोड रेज एक्चुअली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज टू मास रेशो के इक्वल होती है, लिहाजा हमने कंक्लूड किया कि बेसिकली कैथोड रेज क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये नाम इनको किसने दिया है? ये नाम इनको दिया है स्टोने ने, STONEY, साइंटिस्ट का नाम है स्टोने, उसने इनको नाम दिया है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है जी, तो यहां पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।